नमस्कार दोस्तों, कॉन्सेप्ट प्लस एकेडमी के ई लर्निंग प्रोग्राम में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे फाइलम पोरीफेरा के बारे में। दोस्तों, प्रोटोजोआ को किंगडम प्रोटिस्टा में भी रखा जाता है। इसलिए देखा जाए तो किंगडम एनिमेलिया जंतु जगत का पहला फाइलम पोरीफेरा ही है। देखिए, पोरीफेरा शब्द सबसे पहले रॉबर्ट ग्रांट नामक वैज्ञानिक ने दिया। पोरीफेरा शब्द, पोरीफेरा के जो जीव है वो अधिकांश समुद्री जलीय होते हैं, मैराइन वाटर में रहते हैं और स्थानबद्ध होते हैं। पोरीफेरा के अधिकांश जीव समुद्री जल में रहेंगे और एक ही स्थान पर स्थिर रहेंगे। लेकिन इसका अपवाद है स्वच्छ जलीय। एक पोरीफेरा जो स्वच्छ जल में पाया जाता है उसका नाम है स्पॉन्जिला। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, स्वच्छ जलीय स्पंज। पोरीफेरा के जीवों को स्पंज भी कहा जाता है क्योंकि इनके शरीर पर बहुत सारे छिद्र होते हैं। वे जीव जो छिद्रों को धारण कर रखे हैं, पोरी का मतलब है पोर्स और फेरा का मतलब है धारण किए हुए। ऐसे जीव जो छिद्रों को धारण किए हुए हैं पोरीफेरा है, इसलिए इनका नाम स्पंज भी है। और स्वच्छ जलीय स्पंज का एग्जाम्पल है स्पॉन्जिला। एक बात और याद रखें, नर्व सेल, तंत्रिका कोशिका, इससे एक क्वेश्चन तो यह है कि मानव शरीर की सबसे लॉन्गेस्ट सेल, सबसे लंबी कोशिका है तंत्रिका कोशिका। पहली बार तंत्रिका कोशिका का निर्माण सिलेंट्रेटा में हुआ। मतलब जंतु जगत का केवल यही संघ है जो बिना तंत्रिका कोशिका के होता है। इसके बाद कौन आ जाता है? सिलेंट्रेटा, और सिलेंट्रेटा में तंत्रिका कोशिका बन जाती है। तो पहली बार नर्व सेल किसमें बनी? सिलेंट्रेटा में। और उससे पहले कौन आता है? पोरीफेरा, तो उसमें नर्व सेल नहीं है। तो ये क्वेश्चन बड़ा महत्वपूर्ण है। जंतु जगत का ऐसा संघ जिसमें तंत्रिका कोशिका नहीं पाई जाती है, कौन है? पोरीफेरा। स्पंज या पोरीफेरा का शरीर दो जनन स्तरों वाला होता है, डिप्लोब्लास्टिक। स्पंज का शरीर दो जनन स्तरों वाला डिप्लोब्लास्टिक होता है। इस बात को आप याद रखें, डिप्लोब्लास्टिक। देखिए, जनन स्तर के बारे में जब मैंने बात की थी तो पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, इनमें डिप्लोब्लास्टिक होता है। टीनोफोरा में भी डिप्लोब्लास्टिक होता है, लेकिन बीच में अरेखित पेशियों का स्तर आ जाता है तो ऐसा लगता है कि ट्रिप्लोब्लास्टिक या त्रिजनन स्तरीय है। लेकिन प्लेटीहेल्मिन्थीज से तो ट्रिप्लोब्लास्टिक जर्म लेट शुरू हो जाती है। पोरीफेरा में दो ही जनन स्तर होंगे, इसलिए डिप्लोब्लास्टिक। पोरीफेरा के जीव स्थानबद्ध होते हैं, इसलिए देखिए स्थानबद्ध है। इनकी बाहरी परत का नाम है पिनेकोडर्म। पिनेकोडर्म में दो प्रकार की कोशिकाएं होती है, एक है पिनेकोसाइट और एक है पोरोसाइट। पिनेकोसाइट चपटी कोशिकाएं होती है और पोरोसाइट अंडाकार कोशिकाएं होती है। पोरीफेरा की सबसे बाहरी परत पिनेकोडर्म। इस पिनेकोडर्म में दो टाइप की सेल होती है, एक जो चपटी सेल है उनका नाम है पिनेकोसाइट और एक जो अंडाकार सेल है उनका नाम है पोरोसाइट। और इस पोरोसाइट में ओस्टिया पाए जाते हैं। पोरोसाइट में ओस्टिया पाए जाते हैं। अंदर वाली जो परत है उसका नाम है कोएनोडर्म और इस परत में कोएनोसाइट सेल, जिसका नाम है कोलर सेल, पाई जाती है। दो परत, बाहर वाली पिनेकोडर्म, अंदर वाली कोएनोडर्म। और इस कोएनोडर्म की सबसे खास बात कोलर सेल, और कोलर सेल का ही नाम है कोएनोसाइट्स। बहुत ही महत्वपूर्ण लक्षण है पोरीफेरा का। पोरीफेरा के अंदर जो गुहा होती है उसका नाम है स्पंजोसील, स्पंज गुहा।
और ऊपर एक बड़ा छिद्र होता है जिसको कहते हैं ओस्कुलम। याद रखें, पोरीफेरा में पानी का प्रवेश पिनेकोडर्म में जो पोरोसाइट होती है उसमें ओस्टिया पाए जाते हैं। ओस्टिया से पानी अंदर आता है स्पंजोसील में, और ओस्कुलम के द्वारा तो पानी बाहर निकलता है। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। कई बार बच्चे गलती से कि पानी ओस्कुलम से अंदर आएगा, नहीं, पानी ओस्टिया से स्पंजोसील में, ओस्कुलम तो जल को बाहर निकालने का काम करता है। लेकिन याद रखें, ओस्टिया बहुत सारे होते हैं लेकिन ओस्कुलम क्या होगा, ओनली वन होगा। यह स्ट्रक्चर देखिए, स्थानबद्ध है। बाहरी परत पिनेकोडर्म, पिनेकोडर्म में जो अंडाकार कोशिकाएं हैं पोरोसाइट, उन पोरोसाइट में पोरोसाइट और पोरोसाइट में कौन पाया जाएगा, ओस्टिया। ओस्टिया से जल प्रवेश करेगा और किस में, स्पंजोसील। इस स्पंजोसील का ही दूसरा नाम है पैरागैस्ट्रिक कैविटी। पोरीफेरा के जीवों में जो स्पंजोसील पाई जाती है उसी का नाम है पैरागैस्ट्रिक कैविटी। जल ओस्टिया से अंदर आएगा स्पंजोसील में और ओस्कुलम से बाहर। इस ओस्कुलम के पूरे ओस्कुलम में चारों ओर संकुचनशील मसल्स की एक सेल मायोसाइट पाई जाती है, उसके बारे में भी अपन बात करेंगे, जिसकी वजह से जल बाहर निकलता रहता है। आंतरिक परत का नाम कोएनोडर्म और इसमें कोएनोसाइट सेल होती है जिसका नाम कोलर कोशिका, और इस कोलर कोशिका में फ्लैजेला पाए जाते हैं जो पानी को बाहर निकालते हैं। इधर भोजन का अंतःग्रहण और शुक्राणु की गति में सहायक होती है कोलर सेल या कोएनोसाइट सेल। बड़ी महत्वपूर्ण लाइन है ये। पोरीफेरा में भोजन का इंजेशन और स्पर्म की मूवमेंट के लिए कोलर सेल जिम्मेदार होती है जो कोएनोडर्म परत में होती है, अंदर वाली परत में। दोनों परत के बीच मीजेनकाइमा या मीजेनकाइम अकोशिकीय परत जिलेटिन का स्तर होता है, और इसमें कौन सी कोशिकाएं पाई जाती है, अमीबोसाइट। याद कीजिए, अमीबा, डब्ल्यूबीसी और अमीबोसाइट, इन तीनों में लोकोमोशन सूडोपोडिया द्वारा होता है। अमीबोसाइट से आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि अमीबा में पाई जाती है। अमीबोसाइट्स पोरीफेरा के अंदर जो बीच में मीजेनकाइमा या अकोशिकीय ए सेलुलर लेयर पाई जाती है, जिलेटिन का स्तर होता है, इसमें अमीबोसाइट्स होती है। पोरीफेरा संघ में बहुत सारी कोशिकाएं होती है, इसलिए बहुकोशिकीय शारीरिक संगठन होता है, मल्टी सेलुलर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। बहुत सारी कोशिकाएं होती है लेकिन फिर भी टिश्यू एब्सेंट होता है, ये शानदार बात है दोस्तों। उत्तक या टिश्यू लगभग समान आकार, समान उत्पत्ति और समान कार्य करने वाली कोशिकाएं आपस में मिलकर टिश्यू या उत्तक बनाती है। पोरीफेरा के जीवों में कोशिकाएं बहुत है, मल्टी सेलुलर है, लेकिन वो उत्तक या टिश्यू नहीं बना पाती। क्यों? क्योंकि वो एक एक कोशिका अलग अलग कार्य करती है। जब कार्य समान नहीं है तो आपस में मिलकर उत्तक नहीं बनाती। तो ये बात याद रखें, क्योंकि सभी सेल्स का कार्य अलग है, इसलिए बहुकोशिकीय मल्टी सेलुलर होते हुए भी ये टिश्यू नहीं बना पाती, उत्तक नहीं बना पाती। जब एक एक कोशिका अलग अलग काम करती है तो वास्तव में कोशिकाओं के मध्य श्रम विभाजन है, लेबर डिवीजन है। तो पोरीफेरा के जंतुओं में स्पष्ट श्रम विभाजन पाया जाता है, प्रत्येक कोशिका अलग अलग कार्य करती है। पोरीफेरा के बारे में एक एक लाइन बड़ी महत्वपूर्ण है और एग्जाम का क्वेश्चन है। पोरीफेरा में स्पष्ट श्रम विभाजन, सभी कोशिकाओं का कार्य अलग अलग, इसलिए बहुकोशिकीय होते हुए भी टिश्यू नहीं बनाती। दोनों के बीच में मीजेनकाइमा, एसेलुलर लेयर, जिलेटिन का स्तर, इसमें अमीबोसाइट्स होती है। बाहरी परत पिनेकोडर्म में पोरोसाइट होती है जिसमें ओस्टिया होते हैं। अंदर वाली कोएनोडर्म में कोलर सेल, इसी का नाम है कोएनोसाइट सेल। इसमें फ्लैजेला होते हैं जो भोजन का अंतःग्रहण और शुक्राणु की गति में सहायक होते हैं। स्पंजोसील का ही दूसरा नाम है पैरागैस्ट्रिक कैविटी। बाहरी परत का नाम है पिनेकोडर्म,
जिसमें चपटी कोशिकाएं पिनेकोसाइट और अंडाकार कोशिकाएं पोरोसाइट। ऑस्कुलम एक होगा, लेकिन याद रखें इससे जल बाहर निकलेगा। पोरीफेरा के जीव डिप्लोब्लास्टिक होते हैं। जंतु जगत का एकमात्र ऐसा संघ है जिसमें तंत्रिका कोशिका नहीं होती। और स्वच्छ जलीय फ्रेश वाटर स्पंज का एग्जाम्पल है स्पॉन्जिला। ज़्यादातर जीव समुद्री जलीय और स्थानबद्ध होते हैं, सेसाइल। और पोरीफेरा शब्द सबसे पहले रॉबर्ट ग्रांट नामक वैज्ञानिक ने दिया। ये कुछ बेसिक जानकारी है पोरीफेरा के बारे में, जिसको आप अच्छे से याद रखें। कैसा भी क्वेश्चन हो, चीज़ों को अगर आप सटीक तरीके से और फिक्स पैटर्न में पढ़ेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। पोरीफेरा के लिए सबसे सैलिएंट फीचर, अभिलाक्षणिक गुण ये है कि इसकी कोएनोडर्म में कॉलर सेल पाई जाती है, जो भोजन का अंतःग्रहण और शुक्राणु की गति में सहायक होती है। दोस्तों, पोरीफेरा के मीजेनकाइमा में जो जिलेटिन का स्तर होता है, उसमें कोशिकाएं पाई जाती है जिनको अमीबोसाइट्स कहते हैं। और अमीबोसाइट्स का जो लोकोमोशन है, जो गमन है, वो सूडोपोडिया या कूटपाद द्वारा होता है। याद रखें, अमीबोसाइट से आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि ये कोशिकाएं अमीबा में पाई जाती है। ये कोशिकाएं पोरीफेरा में पाई जाती है। अलग अलग कोशिकाएं अलग अलग काम करती है, इसलिए पोरीफेरा में स्पष्ट श्रम विभाजन, लेबर डिवीजन पाया जाता है। पृथक पृथक जैविक क्रियाओं के लिए, अलग अलग बायोलॉजिकल प्रोसेस के लिए अलग अलग प्रकार की सेल पाई जाती है। इसी को ही पोरीफेरा का श्रम विभाजन या लेबर डिवीजन कहते हैं। और जो अमीबोसाइट्स है वो किस में पाई जाती है? मीजेनकाइमा में। कौन कौन सी सेल क्या काम करती है, इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये देखिए, अतिरिक्त भोजन का संग्रहण, एक्स्ट्रा फूड का स्टोरेज किस रूप में होता है? पोरीफेरा में ग्लाइकोजन के रूप में। और कौन सी कोशिका में? थीजोसाइट्स में। तो थीजोसाइट्स क्या करेगी? अतिरिक्त भोजन का संग्रहण। भोजन के वितरण के लिए, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड के लिए कौन होगी? ट्रोफोसाइट। फूड के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए ट्रोफोसाइट। टोटिपोटेंट, जिसका मतलब होता है पूर्ण शक्त कोशिका। यदि एक कोशिका संपूर्ण जीव के निर्माण की क्षमता रखें तो इसको टोटिपोटेंट कहते हैं। और यही कोशिका स्पर्मेटोजोआ शुक्राणु और ओवा अंडाणु का फॉर्मेशन करती है। इसका नाम है आर्कियोसाइट। आर्कियोसाइट के बारे में बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये स्पर्मेटोजोआ और ओवा का फॉर्मेशन और टोटिपोटेंट होती है। एक और महत्वपूर्ण बात है मायोसाइट। ऑस्कुलम के चारों ओर पाई जाती है। याद कीजिए, ये पोरीफेरा स्थानबद्ध जीव है। बाहरी परत पिनेकोडर्म, और इस पिनेकोडर्म में जो कोशिकाएं होती है पोरोसाइट, उसमें ओस्टिया होते हैं। अंदर होती है कोएनोडर्म, जिसमें कोलर कोशिका होती है। और ये होता है ऑस्कुलम, जिससे पानी बाहर निकलता है। इस ऑस्कुलम के चारों ओर मायोसाइट पाई जाती है। ये ऑस्कुलम के व्यास, इस ऑस्कुलम के डायामीटर को और इसमें से जल के प्रवाह का नियंत्रण करती है। ध्यान से देखिए, मायोसाइट कहाँ पाई जाती है? ऑस्कुलम के चारों ओर। और क्या करती है? ऑस्कुलम के डायामीटर और इसमें से जल के प्रवाह का नियंत्रण करती है। स्पिक्यूल्स या कंटिकाओं के निर्माण के लिए स्क्लेरोब्लास्ट सेल। स्क्लेरोब्लास्ट सेल क्या करेगी? पोरीफेरा में स्पिक्यूल्स या कंटिकाओं का निर्माण। पोरीफेरा में जो फाइबर होते हैं उनको कहते हैं स्पॉन्जिन फाइबर, क्योंकि पोरीफेरा को स्पंज भी कहा जाता है। और इस स्पॉन्जिन तंतु का निर्माण स्पॉन्जियोब्लास्ट कोशिका करती है। स्पॉन्जिन फाइबर का निर्माण स्पॉन्जियोब्लास्ट, स्पिक्यूल्स या कंटिकाओं का निर्माण स्क्लेरोब्लास्ट। मायोसाइट ऑस्कुलम के व्यास और जल के प्रवाह का नियंत्रण ऑस्कुलम के चारों ओर पाई जाती है। आर्कियोसाइट टोटिपोटेंट होती है और शुक्राणु और अंडाणु का निर्माण करती है। भोजन के वितरण हेतु ट्रोफोसाइट, भोजन के संग्रहण ग्लाइकोजन के रूप में। और कौन सी कोशिका? थीजोसाइट्स। ये सब अमीबोसाइट्स कोशिकाएं हैं। जो ये मीजेनकाइमा यहाँ होता है, जिलेटिन का एक स्तर होता है इन दोनों के बीच में।
और अलग अलग बायोलॉजिकल प्रोसेस के लिए, भोजन संग्रहण के लिए अलग, वितरण के लिए अलग, शुक्राणु और अंडाणु के निर्माण के लिए अलग, पानी के प्रवाह के नियंत्रण के लिए अलग, कंटिकाओं के निर्माण के लिए अलग और स्पॉन्जिन फाइबर के निर्माण के लिए अलग। इसलिए अलग अलग जैविक क्रियाओं के लिए अलग अलग प्रकार की सेल पाई जाती है। इसको श्रम विभाजन या लेबर डिवीजन कहते हैं। पोरीफेरा के बारे में आप जानते हैं, इनमें नर्व सेल नहीं पाई जाती क्योंकि तंत्रिका का जो विकास है वो सिलेंट्रेटा से हुआ है। तो पोरीफेरा एकमात्र जंतु जगत का ऐसा फाइलम है जिसमें नर्व सेल नहीं पाई जाती। इसकी आंतरिक परत कोएनोडर्म में कोएनोसाइट्स पाई जाती है, जिसको कोलर सेल कहते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण है। कोलर सेल किस फाइलम के जीवों में पाई जाती है? पोरीफेरा में। और भोजन का अंतर्ग्रहण करती है ये, और शुक्राणु की गति का नियंत्रण करती है। ये दो काम ये कोलर सेल करेगी। तो प्रत्येक कोशिका के बारे में जानकारी, और याद रखें, ओस्टिया से पानी अंदर आएगा, स्पंजोसील में जाएगा, स्पंज गुहा में, और यहाँ से ओस्कुलम द्वारा बाहर। और इस पानी को बाहर निकालने के लिए यहाँ पर मसल्स जैसी स्ट्रक्चर होगी, मायोसाइट, इसमें संकुचन और शीतलन होंगे और ये पानी बाहर निकलता रहेगा। इस तरीके से एक एक कोशिका के बारे में भी आपको ध्यान में रखना है। दोस्तों, पोरीफेरा में ही एक और महत्वपूर्ण बात है, वो है इसका वाटर कैनाल सिस्टम, जल नाल तंत्र। कई बार तो एग्जाम में सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस फाइलम में वाटर कैनाल सिस्टम पाया जाता है, जल नाल तंत्र पाया जाता है। तो आपका जवाब होगा पोरीफेरा। देखिए, वाटर कैनाल सिस्टम या जल नाल तंत्र, पहला क्वेश्चन, ये पोषण, श्वसन, उत्सर्जन और जनन में सहायक होता है। न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रेशन और रिप्रोडक्शन में सहायक होगा। पहले प्रकार का जो वाटर कैनाल सिस्टम है उसका नाम है एस्कोन प्रकार, एस्कोन टाइप। ध्यान से देखिए, इससे एक क्वेश्चन तो ये बनेगा, सबसे सिंपलेस्ट टाइप का वाटर कैनाल सिस्टम। 3 प्रकार के जल नाल तंत्र या वाटर कैनाल सिस्टम होते हैं, उनमें सबसे सिंपल, सबसे सरलतम प्रकार का जल नाल तंत्र एस्कोन प्रकार का है। और ये किस में पाया जाता है? ल्यूकोसोलेनिया में। ल्यूकोसोलेनिया, इसमें क्या होगा? इनग्रेंसिक वाटर, अंतर्गमन जल, जो जल अंदर की तरफ आ रहा है वो ओस्टिया से अंदर आएगा, स्पंजोसील में प्रवेश कर जाएगा और ओस्कुलम से बाहर हो जाएगा। ये देखिए, आपको पता है जो पोरीफेरा के जीव है वो ज़्यादातर स्तनबद्ध होते हैं। इनकी बाहरी परत पिनेकोडर्म होती है, जिसमें 2 प्रकार की सेल, उनमें से अंडाकार जो सेल है उनका नाम है पोरोसाइट। उन पोरोसाइट में ओस्टिया पाए जाते हैं और इन ओस्टिया से अंतर्गमन जल अंदर आता है। ये ओस्टिया सीधे खुलते हैं स्पंजोसील में, स्पंज गुहा में, और यहाँ से ये ओस्कुलम द्वारा बाहर। आप जानते हैं ओस्कुलम के अंदर मायोसाइट पाई जाती है, जिसके संकुचन के द्वारा यहाँ से जल बाहर की तरफ जाता रहता है। अंदर वाली परत को कोएनोडर्म कहते हैं और इसमें कोएनोसाइट सेल या कोलर सेल पाई जाती है। ये कोलर सेल फ्लैजेला रखती है और जिसके द्वारा पानी का बहाव ऊपर की तरफ होता रहता है, और ये शुक्राणु की गति में भी सहायक है। सबसे सरल प्रकार का नाल तंत्र है कौन सा? एस्कोन टाइप। और किस में पाया जाता है? ल्यूकोसोलेनिया में। दूसरे प्रकार का जो वाटर कैनाल सिस्टम है वो है साइकोन। साइकोन प्रकार का, और इसका उदाहरण भी ये किस में पाया जाएगा? साइकोन में।
इनग्रेंसिक वाटर अंतर्गमन जल ओस्टिया से प्रवेश करेगा, फिर इन करंट कैनाल अंतर्वाही नलिका, फिर प्रोजोपाइल, फिर रेडियल कैनाल, एपोपाइल, स्पंजोसील और यहां से ओस्कुलम। रेडियल कैनाल का मतलब है अरीय नलिका। एग्जाम में क्वेश्चन ये ऑर्डर ही पूछा जाता है, आपको याद रखना पड़ेगा। इनग्रेंसिक वाटर, ओस्टिया, इनकरंट कैनाल, प्रोजोपाइल, रेडियल कैनाल, एपोपाइल, स्पंजोसील, ओस्कुलम। ध्यान से देखिए, साइकोन प्रकार का जो वाटर कैनाल सिस्टम है, इसमें पानी कहां से जाएगा? इनग्रेंसिक वाटर, फिर ओस्टिया, इनकरंट कैनाल, प्रोजोपाइल, रेडियल कैनाल, एपोपाइल, स्पंजोसील और ओस्कुलम। अगर डायग्राम में आप देखेंगे तो ओस्टिया से पानी अंदर आया, फिर इनकरंट कैनाल में आया, यहाँ से एक छोटा छिद्र है प्रोजोपाइल, उससे रेडियल कैनाल में आया और रेडियल कैनाल से एपोपाइल के द्वारा स्पंजोसील या स्पंज गुहा में और यहाँ से ओस्कुलम से बाहर। और ऐसा सिस्टम किस में पाया जाता है? साइकोन में। सबसे सरल प्रकार का यह है साइकोन, इससे थोड़ा जटिल है, आप भी देख रहे हैं। देखो पानी किस में आया, एक बार फिर देख लें। ओस्टिया में, इनकरंट कैनाल, प्रोजोपाइल, रेडियल कैनाल, एपोपाइल, स्पंजोसील, ओस्कुलम से बाहर। याद रहेगा, ये ऑर्डर आपको याद रखना ही पड़ेगा। ओस्टिया किस में खुला? इनकरंट कैनाल में, अंतर्वाही नलिका में। अंतर्वाही नलिका एक छिद्र प्रोजोपाइल द्वारा किसमें खुल गई? रेडियल कैनाल में। और रेडियल कैनाल एपोपाइल द्वारा किसमें खुल गई? स्पंजोसील में। और स्पंजोसील से पानी ओस्कुलम द्वारा बाहर हो जाएगा। यह है साइकोन प्रकार का वाटर कैनाल सिस्टम। पूरी फेरा में 3 प्रकार के वाटर कैनाल सिस्टम या नाल तंत्र होते हैं। एस्कोन टाइप जो ल्यूकोसोलेनिया में पाया जाता है, साइकोन टाइप जो साइकोन में पाया जाता है, और तीसरा है ल्यूकोन टाइप जो स्पोंजिला। और स्पोंजिला याद रखना है स्वच्छ जलीय स्पंज, फ्रेश वाटर स्पंज है कौन? स्पोंजिला। और इस स्पोंजिला में ल्यूकोन टाइप का वाटर कैनाल सिस्टम होता है। सबसे जटिल प्रकार की नाल प्रणाली है। सबसे सिंपल कौन सी है? एस्कोन। उसके बाद कौन है? साइकोन। और सबसे जटिल कौन है? ल्यूकोन। इसमें क्या होगा? इनग्रेंसिक वाटर अंतर्गमन जल ओस्टिया में आएगा, फिर इन करंट कैनाल में, वहाँ से प्रोजोपाइल में, प्रोजोपाइल से अब रेडियल कैनाल नहीं है, कसाबिक कक्ष या फ्लैजिलेटेड चेंबर, वहाँ से एपोपाइल, और एपोपाइल के बाद अब स्पंजोसील नहीं है, अपवाही नलिका या एक्स करंट कैनाल है। और एक्स करंट कैनाल किस में खुलेगी? ओस्कुलम में, और जल बाहर आ जाएगा। इस प्रकार के वाटर कैनाल सिस्टम को ल्यूकोन टाइप का वाटर कैनाल सिस्टम जो स्पोंजिला में पाया जाता है, याद रखना है आपको। एक बार फिर बता रहा हूं, इनग्रेंसिक वाटर, ओस्टिया, इन करंट कैनाल, प्रोजोपाइल, फ्लैजिलेटेड चेंबर, एपोपाइल, एक्स करंट कैनाल, ओस्कुलम और जल बाहर। डायग्राम में देखेंगे तो देखो जल ओस्टिया से अंदर आएगा। ये कौन है? यहां पर इन करंट कैनाल। ये कौन है? इन करंट कैनाल। इन करंट कैनाल, यहां से ये छेद है प्रोजोपाइल। प्रोजोपाइल, प्रोजोपाइल खुलेगा फ्लैजिलेटेड चैम्बर में, और फ्लैजिलेटेड चैम्बर एपोपाइल के द्वारा, एपोपाइल
एपोपाइल के द्वारा एक्स करंट कैनाल में और वहां से ओस्कुलम द्वारा जल बाहर। ल्यूकोन प्रकार के वाटर कैनाल सिस्टम को आप देखेंगे तो एक तो इसमें स्पंजोसील नहीं है, ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। किस प्रकार के वाटर कैनाल सिस्टम में स्पंज गुहा या स्पंजोसील नहीं पाई जाती? जवाब है ल्यूकोन टाइप में। फिर उस स्पंजोसील की जगह कौन आ जाता है, ये भी क्वेश्चन है, एक्स करंट कैनाल। अगर आप कंपैरेटिव स्टडी करें किसके बीच, ल्यूकोन और साइकोन टाइप के बीच, तो देखो कंपैरेटिव स्टडी या तुलनात्मक अध्ययन, एक तरफ साइकोन टाइप का वाटर कैनाल सिस्टम और दूसरी तरफ ल्यूकोन टाइप का वाटर कैनाल सिस्टम। साइकोन टाइप के वाटर कैनाल सिस्टम में जहां पर रेडियल कैनाल थी, यहां पर वहां फ्लैजिलेटेड चेंबर है। साइकोन टाइप के वाटर कैनाल सिस्टम में जहां पर स्पंजोसील थी, यहां पर एक्स करंट कैनाल है। ये याद रखना है कौन किसको रिप्लेस कर रहा है, बाकी चीजें सेम है। ये जो कॉलम मैंने बनाया है आपको याद रहे, एस्कोन टाइप किसमें पाया जाता है, ल्यूकोसोलेनिया में। साइकोन टाइप किसमें पाया जाता है, साइकोन में। ल्यूकोन टाइप किसमें पाया जाता है, स्पोंजिला में। इस साइकोन के बारे में एक चीज अच्छे से याद रख लें, साइकोन के लार्वा को किस नाम से जाना जाता है, एम्फीब्लास्टूला। साइकोन के लार्वा को किस नाम से जाना जाता है, एम्फीब्लास्टूला। साइकोन के लार्वा को किस नाम से जाना जाता है, एम्फीब्लास्टूला। 3 बार मैंने आपको कह दिया है, याद रखना है। साइकोन में साइकोन टाइप, ल्यूकोसोलेनिया में एस्कोन टाइप और स्पोंजिला में ल्यूकोन टाइप। ये क्यों बता रहा हूं, देखो साइकोन में साइकोन टाइप, बच्चे को ऐसा लगता है ल्यूकोसोलेनिया में ल्यूकोन टाइप, ऐसा नहीं है। ल्यूकोसोलेनिया में एस्कोन टाइप सबसे सरल और स्पोंजिला में ल्यूकोन टाइप सबसे जटिल प्रकार का वाटर कैनाल सिस्टम। साइकोन टाइप और ल्यूकोन टाइप में कंपैरेटिव स्टडी आप समझ चुके हैं, स्पंजोसील की जगह एक्स करंट कैनाल आ जाती है। देखिए ल्यूकोन टाइप में स्पंजोसील की जगह एक्स करंट कैनाल पाई जाती है। बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन है ये। फिर से मैंने कॉलम बनाया है ताकि आपको याद रहे, एस्कोन टाइप, साइकोन टाइप और ल्यूकोन टाइप, 3 प्रकार का वाटर कैनाल सिस्टम। ये ल्यूकोसोलेनिया में, ये साइकोन में और ये स्पोंजिला में। स्वच्छ जलीय स्पंज। देखिए एक और बात आप अच्छे से याद रखें, अभी हम बात करेंगे पोरीफेरा की जो क्लास है उसके बारे में। तो पोरीफेरा में एक क्लास होती है, उसका नाम है डेमोस्पंजी। इस डेमोस्पंजी क्लास में एक लार्वा होता है, ल्यूकोनोइड लार्वा। ल्यूकोनोइड लार्वा क्लास डेमोस्पंजी में जो लार्वा है वो ल्यूकोनोइड लार्वा, और इसे किस नाम से जाना जाता है, रेगोन नाम से। इस लार्वा में क्या होता है, इस रेगोन में क्या होता है, ल्यूकोन टाइप का नाल तंत्र पाया जाता है। लेकिन जब ये लार्वा परिपक्व होता है तो उसमें ल्यूकोन टाइप का नाल तंत्र नहीं पाया जाता है। यह परिपक्व स्पंज में नहीं पाया जाता। कौन, ल्यूकोन नाल तंत्र। तो डेमोस्पंजी क्लास में ल्यूकोन वाटर कैनाल सिस्टम रेगोन लार्वा में ही पाया जाता है, परिपक्व अवस्था में नहीं पाया जाता। इसलिए ल्यूकोन टाइप के वाटर कैनाल सिस्टम के लिए एक नाम है रेगोन प्रकार का वाटर कैनाल सिस्टम। अगर कोई आपसे पूछे कि रेगोन प्रकार का वाटर कैनाल सिस्टम के नाम से किसको जाना जाता है, तो आपका जवाब होगा ल्यूकोन प्रकार के वाटर कैनाल सिस्टम को। क्यों? क्योंकि डेमोस्पंजी का जो लार्वा है, ल्यूकोनोइड लार्वा या रेगोन लार्वा, उसमें कौन सा ल्यूकोन प्रकार का वाटर कैनाल सिस्टम पाया जाता है। एक बार फिर कह रहा हूं, साइकोन का लार्वा क्या है,
एम्फीब्लास्टूला। साइकोन का लार्वा क्या है? एम्फीब्लास्टूला। इस बात को आप अच्छे से याद रखें। ल्यूकोन प्रकार के वाटर कैनाल सिस्टम को रेगोन प्रकार का वाटर कैनाल सिस्टम भी कहते हैं, क्योंकि यह रेगोन प्रकार के लार्वा में पाया जाता है। रेगोन प्रकार के लार्वा का दूसरा नाम ल्यूकोनोइड लार्वा है, जो क्लास डेमोस्पंजी में पाया जाता है। ल्यूकोन प्रकार के वाटर कैनाल सिस्टम में स्पंजोसील की जगह एक्स करंट कैनाल आ जाती है, और यह किस में पाया जाता है? स्वच्छ जलीय स्पंज या स्पॉन्जिला में। तीनों प्रकार के वाटर कैनाल सिस्टम, सबसे सरल है एस्कोन और सबसे जटिल है ल्यूकोन। एस्कोन प्रकार का नाल तंत्र ल्यूकोसोलेनिया में, साइकोन प्रकार का साइकोन में, ल्यूकोन प्रकार का स्पॉन्जिला में और रेगोन में। और साइकोन का लार्वा कौन सा है? एम्फीब्लास्टूला। अब हम बात करते हैं रिप्रोडक्शन इन पोरीफेरा। पोरीफेरा के जीवों में जनन कैसे होता है, इस बारे में देखिए। रिप्रोडक्शन इन पोरीफेरा, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं अलैंगिक जनन के बारे में। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस में? पोरीफेरा के जीवों में। पोरीफेरा के जीवों में अलैंगिक जनन की दो विधियां हैं। एक है बाह्य मुकुलन, एक्सटर्नल बडिंग, और दूसरी है आंतरिक मुकुलन, इंटरनल रिप्रोडक्शन या इंटरनल बडिंग। बडिंग आएगा यहां पर, देख लीजिए। इंटरनल बडिंग, एक्सटर्नल बडिंग, इंटरनल बडिंग, दो प्रकार से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा पोरीफेरा के जीवों में। अगर कंडीशन फेवरेबल है, अनुकूल अवस्था है, तब बडिंग कौन सी होगी? एक्सटर्नल भाग से। और अगर अनफेवरेबल कंडीशन है, प्रतिकूल अवस्था है, तब इंटरनल बडिंग या आंतरिक मुकुलन होगा। और इंटरनल बडिंग का एग्जाम्पल है पोरीफेरा। जब प्रतिकूल अवस्था होगी, उस समय गेम्यूल का निर्माण होगा, जिसको जैम्यूल भी पढ़ सकते हैं, और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इस जैम्यूल या गेम्यूल का निर्माण किससे होता है? आर्कियोसाइट से। ग्रुप ऑफ आर्कियोसाइट क्या कहलाता है? गेम्यूल। अलैंगिक जनन के दौरान जब प्रतिकूल परिस्थितियां होती है, तो पोरीफेरा के जीव इसी अवस्था के द्वारा रिप्रोडक्शन करते हैं। ग्रुप ऑफ आर्कियोसाइट क्या है? गेम्यूल। आर्कियोसाइट के बारे में मैं आपको बता चुका हूं। ये एक टोटीपोटेंट सेल है जो पोरीफेरा में स्पर्मेटोजोआ और ओवा फॉर्मेशन करती है। एक चीज और याद रखें, स्पंज में पुनरुद्भवन या रीजनरेशन की क्षमता भी अधिक पाई जाती है। रीजनरेशन की पावर भी पोरीफेरा के जीवों में अधिक पाई जाएगी। यह है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन पोरीफेरा। ध्यान से देखिए, जब अनुकूल अवस्था है तब एक्सटर्नल बडिंग, जब प्रतिकूल अवस्था है तब इंटरनल बडिंग। प्रतिकूल अवस्था में गेम्यूल का निर्माण होता है और गेम्यूल ग्रुप ऑफ आर्कियोसाइट होता है। आर्कियोसाइट पोरीफेरा में पाई जाने वाली टोटीपोटेंट या पूर्ण शक्त कोशिका है, और टोटीपोटेंट का मतलब किसी एक कोशिका में इतनी क्षमता हो कि वो संपूर्ण जीव का निर्माण कर सके। स्पंज में रीजनरेशन की क्षमता भी अधिक पाई जाती है, क्योंकि रीजनरेशन भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आता है। देख लीजिए, अब है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन पोरीफेरा, लैंगिक जनन। पोरीफेरा के जीवों में फर्टिलाइजेशन या निषेचन इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, आंतरिक निषेचन होता है। और दूसरी बात है, स्पंज जो है द्विलिंगी होते हैं, बाइसेक्सुअल होते हैं। और एक वर्ड और मैंने आपको बताया था, मोनोसियस।
एक ही जीव में दोनों जेनाइटल ऑर्गन होंगे, दोनों गैमीट होंगे, और निषेचन कौन सा होगा? इंटरनल फर्टिलाइजेशन। और स्पंज क्या होते हैं? द्विलिंगी। जब एक ही जीव में मेल और फीमेल दोनों गैमीट बन सकते हैं, फिर भी याद रखें स्पंज के अंदर फर्टिलाइजेशन आंतरिक है और साथ में पर निषेचन है, क्रॉस फर्टिलाइजेशन है। निषेचन के लिए 2 स्पंज होने जरूरी है, जबकि एक में ही दोनों गैमीट है। इसका कारण है स्पंज द्विलिंगी है, बाइसेक्सुअल है, लेकिन इनमें प्रोटोगाइनी या स्त्री पूर्वता पाई जाती है। मतलब मेल और फीमेल गैमीट में से फीमेल गैमीट पहले परिपक्व हो जाते हैं और मेल गैमीट साथ में परिपक्व नहीं हो पाते, तो उन दोनों का तो आपस में फर्टिलाइजेशन नहीं हो सकता। इसलिए क्रॉस फर्टिलाइजेशन की जरूरत है, दूसरे स्पंज की जरूरत है। मान लीजिए दूसरे स्पंज से यहां से मेल गैमीट निकला, स्पंजोसील से ओस्कुलम के द्वारा बाहर और दूसरे स्पंज के ओस्टिया से अंदर, और इसके फीमेल गैमीट के साथ फर्टिलाइजेशन कर लेगा। तो स्पंज में प्रोटोगाइनी स्टेज, स्त्री पूर्वता उपस्थित होती है, जिसमें फीमेल गैमीट पहले परिपक्व हो जाता है। यही कारण है कि स्पंज द्विलिंगी होते हुए भी, बाइसेक्सुअल होते हुए भी इंटरनल और क्रॉस फर्टिलाइजेशन करता है। स्पंज के अंदर दोनों गैमीट होंगे, बाइसेक्सुअल है, मेल और फीमेल दोनों गैमीट होंगे, लेकिन फीमेल गैमीट पहले मैच्योर हो जाता है। इसलिए यहां वाला मेल गैमीट इसको फर्टिलाइज नहीं कर पाता, दूसरे स्पंज से मेल गैमीट आएगा और इसको फर्टिलाइज करेगा। स्पंज में फर्टिलाइजेशन कैसा होगा? बॉडी के अंदर हो रहा है, इसलिए इंटरनल फर्टिलाइजेशन। और क्रॉस फर्टिलाइजेशन, एक जीव से गैमीट निकलकर दूसरे में जा रहे हैं, पर निषेचन है, क्रॉस फर्टिलाइजेशन। और क्यों है? स्पंज तो बाइसेक्सुअल है, द्विलिंगी है, फिर भी क्रॉस फर्टिलाइजेशन क्यों है? इसका कारण है स्पंज में स्त्री पूर्वता या प्रोटोगाइनी स्टेज उपस्थित होती है और फीमेल गैमीट पहले मैच्योर हो जाते हैं, इस कारण क्रॉस फर्टिलाइजेशन होता है। तो दोस्तों यह है पोरीफेरा के जीवों में रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे? पोरीफेरा के जीवों में निषेचन, इंटरनल और क्रॉस फर्टिलाइजेशन। पोरीफेरा के जीव जब द्विलिंगी होते हैं, फिर क्रॉस फर्टिलाइजेशन की जरूरत क्यों पड़ गई? क्योंकि कौन सी अवस्था होती है? प्रोटोगाइनी, स्त्री पूर्वता। और इस प्रोटोगाइनी का क्या मतलब है? कि फीमेल गैमीट पहले मैच्योर हो जाता है। 2 टाइप से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। एक्सटर्नल बडिंग जो अनुकूल अवस्था में होगी, फेवरेबल कंडीशन में, अनफेवरेबल या प्रतिकूल परिस्थितियों में गैम्यूल का निर्माण होगा। और गैम्यूल ग्रुप ऑफ आर्कियोसाइट है। गैम्यूल का निर्माण कौन से संघ का महत्वपूर्ण लक्षण है? फाइलम पोरीफेरा। पोरीफेरा में रिप्रोडक्शन के बाद हम बात करते हैं पोरीफेरा के वर्गीकरण का, क्लासिफिकेशन का। फाइलम पोरीफेरा को 3 क्लास में बांटा गया है, 3 वर्ग में बांटा गया है। कैलकेरिया, जिसको चौक स्पंज, हेक्सा एक्टिनेलिडा और डेमोस्पंजी, ये 3 क्लास है। कैलकेरिया, जिसको चौक स्पंज, हेक्सा एक्टिनेलिडा और डेमोस्पंज। कैलकेरिया, इसके जीव पूर्णतया समुद्री जल में, इसके भी समुद्री जल में, और इसके स्वच्छ और समुद्री दोनों जल में। पोरीफेरा के शुरुआत में मैंने आपको बताया था कि इसके अधिकांश जीव मैराइन वाटर या समुद्री जल में पाए जाते हैं, सिवाय स्पॉन्जिला के। अब आप खुद आइडिया लगाए कि स्पंज किस क्लास में, स्पॉन्जिला किस क्लास में होगा। देखो यहां तो समुद्री जलीय है, यहां भी समुद्री जलीय है, तो स्वच्छ जलीय वाला डेमोस्पंजी में है। तो
तो स्पॉन्जिला भी कौन सी क्लास में आएगा? डेमोस्पंजी में। और केवल स्पॉन्जिला की वजह से ही यहाँ स्वच्छ जल आया है, तो इसको रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, समझने की जरूरत है कि केवल स्पॉन्जिला ही स्वच्छ जल में पाया जाता है। इसमें कंकाल कंटिकाओं का बना, स्पिक्यूल्स का बना। याद कीजिए, कंटिकाओं का निर्माण स्क्लेरोब्लास्ट सेल करती है। और कंटिकाएं किसकी बनी होती है? कैल्शियम कार्बोनेट की। इसमें अंतःकंकाल कंटिकाओं का बना, और ये किसकी बनी होती है? सिलिका की, SiO2 की। कैलकेरिया में कंटिकाएं या स्पाइक्यूल्स कैल्शियम कार्बोनेट की, हेक्साएक्टिनेलिडा में स्पाइक्यूल्स सिलिका की। और डेमोस्पंजी में कंकाल जो है वो स्पॉन्जिन फाइबर का बना होता है। देख लीजिए, स्पिक्यूल्स और स्पॉन्जिन फाइबर का। इसका उदाहरण देखिए, ल्यूकोसोलेनिया और साइकोन दोनों कैलकेरिया में आते हैं, इस बात को ध्यान में रखें। और सबसे छोटा स्पंज किसको कहा जाता है? ल्यूकोसोलेनिया को। साइकोन के बारे में मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि इसका लार्वा होता है एम्फीब्लास्टुला। और ल्यूकोसोलेनिया और साइकोन दोनों क्लास कैलकेरिया या चौक स्पंज में, क्योंकि इनमें जो स्पाइक्यूल्स होती है उनका जो किसकी बनी होती है? कैल्शियम कार्बोनेट की। मैंने एक बात लिखी है, बार बार मैं आपको जब डायग्राम बना रहा था तो कह रहा था कि पोरीफेरा के जीव स्थानबद्ध होते हैं, सेसाइल होते हैं, एक जगह फिक्स होते हैं। लेकिन पोरीफेरा में जो लार्वा है वो फ्री स्विमर होंगे, मुक्त प्लावी होते हैं। जैसे साइकोन का लार्वा एम्फीब्लास्टुला मुक्त प्लावी या फ्री स्विमर होता है। ऐसे ही ल्यूकोसोलेनिया का लार्वा है, याद करना, पैरेन्काइमूला। मैं बार बार आपको साइकोन के लार्वा का नाम इसीलिए बता रहा था कि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा ल्यूकोसोलेनिया का है और कौन सा साइकोन का है। तो साइकोन का मैं बार बार कह रहा था ताकि आप अच्छे से दोनों को क्लासीफाई कर सके। साइकोन का लार्वा एम्फीब्लास्टुला, ल्यूकोसोलेनिया का लार्वा पैरेन्काइमूला। और ये दोनों मुक्त प्लावी लार्वा है, क्योंकि एडल्ट जो होगा, मैच्योर जो होगा, वो तो स्थानबद्ध होगा। और ये ल्यूकोसोलेनिया सबसे छोटा स्पंज है। और ये दोनों किस में आते हैं? कैलकेरिया में। और कैलकेरिया को चौक स्पंज कहते हैं क्योंकि इनका कंकाल कंटिकाओं का बना होता है, और ये कंटिकाएं कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है। इसमें है यूप्लेक्टेला, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। इसको वीनस के फूलों की टोकरी कहते हैं। जापान में लोग इसको गिफ्ट के रूप में भी देते हैं। यूप्लेक्टेला हेक्साएक्टिनेलिडा का सदस्य है, जिसे वीनस के फूलों की टोकरी कहा जाता है। वीनस के फूलों की टोकरी के नाम से किसको जाना जाता है? यूप्लेक्टेला। और ये किसका सदस्य है? हेक्साएक्टिनेलिडा। और ये कौन से फाइलम में आता है? फाइलम पोरीफेरा। इस यूप्लेक्टेला के बारे में एक बात याद रखिए, श्रिम्प, ये श्रिम्प क्लास क्रस्टेशिया के सदस्य होते हैं। और जो श्रिम्प है ये सहजीवी या सिम्बायोसिस के रूप में पाए जाते हैं। किसमें? यूप्लेक्टेला में। यूप्लेक्टेला में सिम्बायोसिस के रूप में कौन पाए जाते हैं? श्रिम्प। और ये श्रिम्प किसके सदस्य हैं? क्रस्टेशिया के। देख लीजिए, एक और है यूप्लेक्टेला के अलावा हाइलोनीमा, इसको ग्लास स्पंज भी कहा जाता है। और ये भी किसका सदस्य है? हेक्साएक्टिनेलिडा। इधर आ जाइए, डेमोस्पंजी में पहला ही है स्पॉन्जिला। और याद कीजिए, अकेला स्वच्छ जलीय स्पंज है स्पॉन्जिला। नेक्स्ट जो है वो है यूस्पंजिया, जिसको बाथ स्पंज भी कहते हैं। नेक्स्ट है पोटेरोन या पोटेरियोन, सबसे ऊंचा स्पंज। और स्पेसियोस्पंजिया सबसे बड़ा स्पंज। सबसे बड़ा स्पंज स्पेसियोस्पंजिया, सबसे ऊंचा स्पंज
पोटेरियन, बाथ स्पंज यूस्पंजिया, अकेला स्वच्छ जलीय स्पंज स्पॉन्जिला और सबसे छोटा स्पंज ल्यूकोसोलेनिया। दो नाम और याद रखने हैं, क्लियोना, क्लियोना इसको छेदक स्पंज भी कहते हैं, और चेलाइना डेड मैन्स फिंगर। पोरीफेरा में डेड मैन्स फिंगर के नाम से किसको जाना जाता है? चेलाइना। छेदक स्पंज के नाम से किसको जाना जाता है? क्लियोना। ये दोनों किस में आते हैं? डेमोस्पंजी क्लास में। और कौन आता है? स्पॉन्जिला, स्वच्छ जलीय स्पंज, यूस्पंजिया, बाथ स्पंज, सबसे ऊंचा स्पंज पोटेरियन और सबसे बड़ा स्पंज स्पेशियोस्पंजिया। ये सब क्लास डेमोस्पंजी में आते हैं। और क्लास डेमोस्पंजी के जीव स्वच्छ जल और समुद्री जल दोनों में रहते हैं। वास्तव में स्वच्छ जल में तो केवल एक ही रहता है, स्पॉन्जिला, बाकी सब समुद्री जल में। तो फाइलम पोरीफेरा के भी सारे सदस्य सिवाय स्पॉन्जिला के किस में रहते हैं? मेराइन वाटर में। और इनका कंकाल स्पॉन्जिन फाइबर का, इनका स्पिक्यूल्स का स्पिक्यूल्स सिलिका की बनी और यहां पर कैल्शियम कार्बोनेट की। सबसे छोटा स्पंज ल्यूकोसोलेनिया, और ल्यूकोसेलेनिया और साइकोन किस में आते हैं? कैलकेरिया में, चौक स्पंज में। साइकोन का लार्वा कौन सा है? एम्फीब्लास्टुला। और ल्यूकोसोलेनिया का लार्वा कौन सा है? पेरेनकाइमोला। जो पोरीफेरा के सदस्य हैं वो स्थानबद्ध होते हैं, लेकिन इसके ये दोनों लार्वा मुक्त प्लावी या फ्री स्विमर होते हैं। फाइलम पोरीफेरा से ही जुड़े हुए और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखिए दोस्तों। फाइलम पोरीफेरा, इसके बारे में एक तो चीज आप याद रखें, इसमें डेवलपमेंट या परिवर्धन कैसा होता है? अप्रत्यक्ष या इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। यदि लार्वा अवस्था बने तो इसको कहेंगे इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, और बिना लार्वा में बदले ही एडल्ट बन जाए तो इसे कहेंगे डायरेक्ट डेवलपमेंट। तो पोरीफेरा में तो लार्वा बनता है, इसलिए अप्रत्यक्ष प्रकार का परिवर्धन या इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। पोरीफेरा में क्लीवेज या विदलन का प्रकार होलोब्लास्टिक होता है। याद रखना आपको, जब क्लीवेज के बारे में पढ़ेंगे तब आपसे उदाहरण पूछा जाता है। तो पोरीफेरा के जीवों में होलोब्लास्टिक क्लीवेज। जितने भी पोरीफेरा के सदस्य हैं वो स्थानबद्ध होते हैं, लेकिन लार्वा जो है मुक्त प्लावी लार्वा, फ्री स्विमर लार्वा होते हैं। और साइकोन का लार्वा है एम्फीब्लास्टुला और ल्यूकोसोलेनिया का लार्वा है पेरेनकाइमोला। और ये दोनों पोरीफेरा की क्लास कैलकेरिया में आते हैं। साइकोन और ल्यूकोसोलेनिया कौन सी क्लास में आते हैं? कैलकेरिया, जिसको चोक स्पंज भी कहते हैं। पोरीफेरा में क्रॉस फर्टिलाइजेशन होता है, पर निषेचन होता है, जबकि एक ही जीव में दोनों गैमीट होंगे, द्विलिंगी होता है। इसका कारण है प्रोटोगाइनी या स्त्री पूर्वता। जो फीमेल गैमीट है वो जल्दी मैच्योर हो जाते हैं, इस कारण से पोरीफेरा में क्रॉस फर्टिलाइजेशन पाया जाता है। द्विलिंगी होते हुए भी, बाइसेक्सुअल होते हुए भी पोरीफेरा में क्रॉस फर्टिलाइजेशन होता है। कारण है स्त्री पूर्वता या प्रोटोगाइनी। पोरीफेरा के जीवों में वाटर केनाल सिस्टम या जल नाल तंत्र पाया जाता है, जो 3 प्रकार का होता है। सबसे सरल एस्कोन, उससे थोड़ा जटिल साइकोन और सबसे जटिल ल्यूकोन। एस्कोन वाला ल्यूकोसोलेनिया में पाया जाता है। ल्यूकोसोलेनिया में साइकोन वाला साइकोन में ही पाया जाता है। और ल्यूकोन प्रकार का स्पॉन्जिला में पाया जाएगा। ध्यान रखिए, स्पॉन्जिला स्वच्छ जलीय स्पंज है, एकमात्र स्पंज है जो फ्रेश वाटर या स्वच्छ जल में पाई जाती है। ल्यूकोन प्रकार के नाल तंत्र में स्पंज गुआ या स्पंजोसील नहीं पाई जाती, इसके स्थान पर एक्स करंट कैनाल पाई जाती है। और पोरीफेरा के बारे में 2 बातें और याद रखें।
बहुकोशिकीय जीवों का ऐसा संघ जिसमें टिश्यू एब्सेंट होते हैं। कारण मैंने आपको बता रखा था, क्योंकि हर एक कोशिका अलग अलग कार्य करती है, जबकि ऊतक बनाने के लिए समान कार्य, समान उत्पत्ति और लगभग समान आकार की कोशिकाओं का ही मिलना आवश्यक होता है। बहुकोशिकीय जीवों का अकेला ऐसा संघ जिसमें केवल अंतःकोशिकीय पाचन होता है। याद रखिए, प्रोटोजोआ के अंदर भी इंट्रासेलुलर डाइजेशन होता था, लेकिन प्रोटोजोआ को प्रोटिस्टा में माना जाता है, यूनिसेलुलर यूकेरियोट बोला जाता है। बहुकोशिकीय जीवों में कहाँ से शुरुआत होगी? पोरीफेरा, फिर सिलेंट्रेटा, फिर टीनोफोरा, फिर प्लेटीहेल्मिंथेस। तो बहुकोशिकीय जीव जितने भी है उनमें केवल इंट्रासेलुलर डाइजेशन, अंतःकोशिकीय पाचन। आगे जब सिलेंट्रेटा पढ़ेंगे तो उसमें अंतःकोशिकीय भी होगा और बाह्य कोशिकीय भी होगा, और सिलेंट्रेटा के बाद ज्यादातर जो डाइजेशन होगा वो एक्स्ट्रा सेलुलर होगा। लेकिन याद रखें, ओनली इंट्रासेलुलर डाइजेशन किसमें होगा? पोरीफेरा में। बहुकोशिकीय जीवों का ऐसा संघ जिसमें केवल अंतःकोशिकीय पाचन होता है। याद रखें, प्रोटोजोआ में भी अंतःकोशिकीय पाचन होता है, लेकिन यहां क्वेश्चन यह है बहुकोशिकीय जीव। प्रोटोजोआ तो एक कोशिकीय जीव है और उनमें फूड वैक्यूल के अंदर डाइजेशन होता है, तो वो भी इंट्रासेलुलर डाइजेशन है। लेकिन पोरीफेरा का जो जीव है उसमें भी इंट्रासेलुलर डाइजेशन होता है, और केवल इंट्रासेलुलर। पोरीफेरा के जीवों में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रतिकूल परिस्थितियों में गैम्यूल के निर्माण से होता है, और गैम्यूल है ग्रुप ऑफ आर्कियोसाइट। आर्कियोसाइट एक टोटीपोटेंट कोशिका है जो स्पर्मेटोजोआ और ओवा का फॉर्मेशन करती है। तो दोस्तों, ये वीडियो था फाइलम पोरीफेरा और उससे जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए। प्रत्येक फाइलम के बारे में आपको अच्छे से और एग्जाम ओरिएंटेड प्रिपरेशन करनी है, तो कॉन्सेप्ट प्लस एकेडमी के ऐप पर आपको हर एक फाइलम के लिए इसी प्रकार के एग्जाम ओरिएंटेड वीडियो और उससे जुड़ी हुई जानकारियां मिलती रहेगी। इस वीडियो को आप बड़े ध्यान से देखो, अच्छे से नोट्स बनाओ और अपनी तैयारी को शानदार करो। थैंक यू, धन्यवाद।